जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ सेमेस्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज, वो सीरीज जो भारत में पहली बार लॉ सेमेस्टर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कंडक्ट की जा रही है। मैं आपके सामने बीएनएसएस को लेकर, यूनिट 3 को लेकर बेटा मुखातिब हूं। यूनिट 2 हम लोग कर चुके हैं। यूनिट 2 के जितने संभावित पॉसिबल सवाल थे, ठीक है ना, संभावित पॉसिबल बोथ आर द सेम वर्ड्स, जितने पॉसिबल सवाल थे वो सभी हम लोगों ने कर लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिट नंबर 3। ये पार्ट 1 होगा आपका, और हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरी बीएनएसएस टिकी हुई है। भाई, पुलिस जब सबूत इकट्ठा करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, सर्च करेगी, अरेस्ट करेगी, सीजर करेगी, एग्जामिनेशन वगैरह एविडेंसेस को कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, तभी तो आगे जाके एफआर होगा, तभी तो आगे जाके चार्जशीट होगा, तभी तो ट्रायल होगा, तभी तो मतलब सब कुछ टिका है इन्वेस्टिगेशन पर। सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप अपने एलएलबी में हो, एलएलबी करो, एलएलएम करो, या पीसीएस जेएपीओ की तैयारी करो, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं अपने टीम्स के साथ, जो भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल कॉमन स्टैंड पर पूछा जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ इन सवालों को पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए, What provisions does the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आउटलाइन रिगार्डिंग द पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट अपॉन रिसीविंग एन एफआईआर? इसका बेटा क्या मतलब है कि पुलिस ऑफिसर को जब एफआईआर प्राप्त होती है तो बीएनएसएस में कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर्ड करते हैं। दूसरा सवाल है, आर देयर एनी सिचुएशन इन विच द पुलिस आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन? इसमें बेटा क्या पहला सवाल है कि वो कब इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या प्रोसीजर है एफआईआर दर्ज होने के बाद, और क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसा भी है कि वो इन्वेस्टिगेशन ही ना करे। पहले इन दोनों सवालों की चर्चा कर लेते हैं, फिर सेक्शन नंबर 180 पर चलेंगे। ठीक है, जो 162 सीआरपीसी का हुआ करता था। ये दो सवाल हैं, आप अपने पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे तो अब सवाल मैंने बनाए, अब उसकी रीफ्रेमिंग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन पुलिस पावर इन्वेस्टिगेशन से जो जुड़ी हुई है एफआईआर के बाद, और एफआईआर के बाद पुलिस कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना है। आप समझ लोगे, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स कुछ भी आए आप उससे अच्छे से कर लेंगे। वही सवाल थोड़ा और कैपिटल बोल्ड लेटर में आपके सामने है। मैं शुरू करता हूं। जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 175। क्या कहता है बेटा सेक्शन नंबर 175? सेक्शन नंबर 175 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कन्फर्स अपॉन द पुलिस द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इन केसेस इन्वॉल्विंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस की जो पावर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेटा, तो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो स्टैट्यूटरी पावर है। बीएनएसएस पुलिस को ये पावर देता है कि आप अन्वेषण करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और जब हमने शुरू में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिन्हें हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, वारंट लेने की जरूरत नहीं है संज्ञेय अपराधों में। 175 बेटा किससे जुड़ा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा है, पुलिस की पावर से जुड़ा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेक्शन 175 क्लॉज 1 confers power on any officer in charge of police station to investigate a cognizable case without the order of the magistrate, जो मैं आपको बता रहा था। तो प्राइमरली जब आप 175 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह जो पावर है ये एसएचओ की पावर है, जिन्हें हम सीआरपीसी और बीएनएसएस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहते हैं। एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर प्राइमरली ओआईएसपीएस को दी जाती है। ओआईएसपीएस जब मैं बोलूं तो आप समझ लेना मैं एसएचओ की बात कर रहा हूं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हूं। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर आपको पता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आईओ। ठीक है, तो ये एसएचओ ही नियुक्त करता है। एक थाने में बहुत सारे एसआई होते हैं, अब तो इंस्पेक्टर क्राइम होने लगा है, तो एसएचओ डिसाइड करता है कि कौन सा एसआई है ना किस मामले की जांच करेगा। लेकिन ये पावर किसकी है? थाने स्तर पर ये पावर एसएचओ की है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की है। 175 क्लॉज 1 का एक प्रोवाइजो भी है। द प्रोवाइजो टू सेक्शन 175 क्लॉज 1 स्टिपुलेट्स दैट
having regard to the nature and gravity of the offense, the superintendent of police may direct the deputy superintendent of police to undertake the investigation। कहने का मतलब है कि यदि बेटा संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी गई, एफआईआर दर्ज हुई और जो नेचर है अपराध का, प्रकृति, जो उसकी भयावता है, ग्रेविटी है, वो इतनी ज्यादा है, एसपी को ऐसा लगता है बड़ा अपराध है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, बहुत सारी संस्थानें इसमें शामिल हैं, पब्लिक सर्वेंट इसमें शामिल है, नेचर ग्रेविटी की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। एसपी को यह लगता है कि नहीं भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए। तो एसपी क्या करेगा बेटा, एसपी डीवाईएसपी, डीवाईएसपी कौन होता है, डीवाईएसपी एसीपी होता है। कमिश्नरेट प्रणाली में जो डीएसपी होते हैं उन्हें बोला जाता है एसीपी। ये जो डीएसपी होते हैं इन्हें आम भाषा में सीओ भी कहा जाता है। ये पीपीएस अधिकारी होते हैं। जैसे आपका एग्जाम पीसीएसजे का होता है, वैसे राज्य स्तर पर पीपीएस की परीक्षा होती है, डीवाईएसपी वहां से बनते हैं। ठीक है, तो डीवाईएसपी, सीओ, एसीपी, ये सब एक ही नाम है। जो एसआई लेवल के अधिकारी होते हैं वो प्रमोशन पाके भी उनका आखिरी प्रमोशन डीवाईएसपी होता है। आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप बेहतर ढंग से इस विषय से खुद को कोरिलेट कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया है, एसपी जो होता है वो आईपीएस होता है। यदि जिले के कप्तान को यह लगता है कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ऐसा है कि इस अपराध की जो जांच है वो बड़े पुलिस, वो खुद भी कर सकता है ना, ऐसा नहीं, वो खुद भी कर सकता है, लेकिन एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ऐसा पहले सीआरपीसी में भी था, इंप्लिसिट था, लेकिन अब उसे एक्सप्लिसिट कर दिया गया कि कप्तान क्या कहेगा, डीवाईएसपी को कहेगा कि चलो भैया डीवाईएसपी साहब आप जांच करो। उदाहरण के लिए जो एससी एसटी एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, एससी एसटी एक्ट में जो मुकदमों की जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो भी डीवाईएसपी करता है, लिखा है एससी एसटी एक्ट में। ठीक है, तो एक इनेबलिंग प्रोविजन है। अगर एसपी को ऐसा लगता है तो एसपी बेटा जांच डीवाईएसपी को दे सकते हैं। जरूरी नहीं डीवाईएसपी उसी सर्किल का हो, जिले का कोई भी डीवाईएसपी हो सकता है। Section 173 clause 3 provides that without prejudice to the provision contained in section number 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offense which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 173 क्यों महत्वपूर्ण है? सेक्शन 173 क्लॉज 3 कह रहा है बेटा कि जो 175 में आपने पढ़ा वो ठीक है, जब भी सूचना मिलेगी किसी भी संज्ञेय अपराध, लिखा है ना, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी भी संज्ञेय अपराध के कारित होने की, जो एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा बेटा या तो 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो उनका सीओ है, जो उनका डीवाईएसपी है, ठीक है, उससे प्रायर परमिशन लेते हुए, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को समझते हुए, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। 2-3 कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अपराध कौन सा है? संज्ञेय। दूसरा विषय, अपराध कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है या तो 3 साल या उससे ज्यादा और मोर, बट लेस देन 7 ईयर वाला है। मतलब संज्ञेय अपराध तो बेटा मर्डर भी होता है, ठीक है, तो एक ऐसा संज्ञेय अपराध है जिसमें सजा ये है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे आप एसएचओ कहते हैं, वो अपने डीएसपी से पूछ के, अपने डीएसपी से पूछने का क्या मतलब है? हर 3-4 थानों पर एक सीओ होता है, डीवाईएसपी एसीपी जो है हर 3-4 थानों पर होता है। जैसे अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है हर थाने का, मतलब हर थाने से जुड़ी एक कोर्ट होती है, वैसे ही हर थाने से जुड़े बेटा डीवाईएसपी होते हैं। शहर में लगभग 17-18 डीवाईएसपी होते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो में।
तो वो अपने डीवाईएसपी के प्रायर परमिशन से, प्रायर कॉन्करेंस से क्या कर सकता है, वो बेटा एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। क्या इंक्वायरी में करेगा? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में वो यह देखने की कोशिश करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध कारित तो होता दिख रहा है, वेदर प्राइमा फेसाई ऑफेंस विच इज अलेज्ड हैव बीन कमिटेड और नॉट। इसका क्या मतलब है? पहले ऐसा होता था, मतलब दो तीन चीजें हैं। पहले ऐसा होता था कि पुलिस एफआईआर नहीं करती थी, कहती थी हम विवेचना करेंगे। सवाल यह पूछा जाता था विवेचना कैसे करोगे, क्योंकि सीआरपीसी कहता था संज्ञेय अपराध की सूचना दो, एफआईआर दर्ज करो, फिर विवेचना करो। तो एफआईआर दर्ज करने के पहले विवेचना का या इंक्वायरी का कोई स्कोप ही नहीं था, तो पुलिस वैसे करती थी अनऑफिशियली। फिर ललिता कुमारी का जजमेंट आ गया बेटा। ललिता कुमारी के जजमेंट में क्या कहा गया? ललिता कुमारी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने खुद कहा कि ठीक है भैया, आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, 7 दिन की कर लो, और कैटेगरी भी बता दी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा केस है, कमर्शियल डिस्प्यूट से जुड़ा केस है, पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा केस है, तो कहा कि इन केसेस में आप 7 दिन की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लो। बीएनएसएस उस बढ़िया जजमेंट के एसेंस को इनकॉर्पोरेट करता है, पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ले बिना एफआईआर के दर्ज किए। अब आपको समझना होगा, ये पावर केवल एसएचओ को नहीं दी गई। एसएचओ को देते हुए कहा गया कि एसएचओ अपने डीवाईएसपी से पूछ लेगा। मतलब दो अधिकारी जुड़े हैं, तो एक तो एसएचओ का डिस्क्रिप्शन है ही है, लेकिन हो सकता है एसएचओ आर्बिट्रेरी ना करे परफॉर्म, तो वो अपने सीओ साहब से पूछ लेगा। तो सीओ साहब देखेंगे नेचर ग्रेविटी, अच्छा 3 साल से ज्यादा, 7 साल से कम संज्ञेय अपराध, ठीक है तुम कर लो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। पहले 7 दिन की होती थी, अब ये 14 दिन की हो गई। हाँ, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो बताना पड़ेगा। विक्टिम ने एफआईआर दर्ज कराई, इंफॉर्मेंट ने कराई, वो आया, पुलिस ने कहा रुको हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लें। तो ये एक वेलकमिंग प्रोविजन है कि जब भी सूचना मिल रही है संज्ञेय अपराध की, 3 साल से ज्यादा, 7 साल से कम, एसएचओ अपने डीवाईएसपी, सीओ, एसीपी से पूछते हुए एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, और वो इंक्वायरी बेटा 14 दिन के अंदर खत्म करनी होगी। इस इंक्वायरी का स्कोप केवल ये रहेगा, क्या प्रथम दृष्टया अपराध कारित प्रतीत हो रहा है? हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं होगा तो कह देंगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और बता देंगे इंफॉर्मेंट को, विक्टिम को, जाओ भैया जो करना है कर लो, हमारी नजर में अपराध कारित होता नहीं दिख रहा है, कोई सबूत नहीं होता है ना, फॉल्स एफआईआर भी तो होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट प्राइमा फेसाई केस। तो ये जो पहले 157 सीआरपीसी होता था, वो भी यही बात कहता था बेटा कि भैया सूचना आई, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत उस जगह पे जाएगा जहां अपराध कारित हुआ, जहां अपराध कारित हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। तुरंत नहीं जाती है सामान्यतः पुलिस, लेकिन गाइडलाइन क्या है, आपको सूचना मिली और आपने जांच करने के लिए आप आगे बढ़ गए, प्रोसीड कर गए, जाओ। सेक्शन नंबर 176 क्लॉज 1, मैंने 2 सेक्शन डील कर लिए, दोनों बेटा पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़े हैं। तीसरा सेक्शन है, उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना एलएलबी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यही पीसीएसजे के लिए आप मुझसे पढ़ते तो इस पर और भी चर्चा की जा सकती थी, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जरूरी है वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं हूं ही, पीडब्ल्यू है ही है। सेक्शन नंबर 176 क्लॉज 1 क्या कहता है? इफ द ऑफिसर in charge of police station has reason to suspect the commission of an offense on the basis of information received or otherwise for which he is empowered to investigate, then he shall forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offense upon police report। ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 176 क्या कह रहा है? 176 वही है जो पहले 157 सीआरपीसी हुआ करता था, कि पुलिस ऑफिसर को जब भी सूचना मिलती है, पुलिस ऑफिसर पता है बेटा क्या करता है, उस सूचना को दर्ज कर लेता है। फिर सेक्शन नंबर 176 कहता है कि भाई आप सूचना को दर्ज करो और आप जाओ शुरू करो अपनी इन्वेस्टिगेशन। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है, उसे बोलते हैं सेंडिंग अकरेंस रिपोर्ट। उस थाने से संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के लिए एक मैंडेट है 176 में, 157 में, कि वो अकरेंस रिपोर्ट किसको भेजेगा? अपनी कोर्ट को भेजेगा।
अकरेंस रिपोर्ट क्यों भेजेगा? अकरेंस रिपोर्ट इसलिए भेजेगा कि एफआईआर दर्ज हुई, वो जा रहा है, जितनी सूचना है वो दे देगा अपने कोर्ट को कि फिर कोई इंप्रोवाइजेशन ना हो सके, पुलिस के द्वारा फिर कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। होता है ना, एफआईआर में कुछ एलिगेशन लगाए गए, कुछ आरोप लगाए गए, बाद में पुलिस वाले ने नीचे कुछ जोड़ दिया, अपने मन से कुछ हटा दिया। कहा अगर अकरेंस रिपोर्ट चली गई तो एक स्टॉपल है पुलिस वाले के ऊपर। भाई एफआईआर दर्ज हुई और 176 बीएनएसएस कह रहा है कि आप एक रिपोर्ट अपने कोर्ट को भेज दो, जिसे अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। बहुत सारे बढ़िया केस है, धर्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, अतीक अहमद वाला केस है, ये बाद में अपन बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि अकरेंस रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो 176 एक प्रोसीजर बता रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आई, पुलिस ने दर्ज की, दर्ज करके पुलिस वाला प्रोसीड करता है और अपनी एक रिपोर्ट, जिसे अकरेंस रिपोर्ट कहा जाता है, ऑल्दो अकरेंस शब्द यूज नहीं हुआ है, वो बेटा अपनी कोर्ट को भेज देता है, ठीक है। वो कोर्ट कौन सी कोर्ट होगी? जो कॉग्निजेंस लेने में सक्षम कोर्ट है। मतलब कॉग्निजेंस तो कोई कोर्ट ले सकती है, सेक्शन 190 सीआरपीसी और सेक्शन 2110 बीएनएसएस में है कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। तो भेजना इसलिए बस जरूरी है कि पुलिस वाले के ऊपर एक स्टॉपर लागू करना है, ठीक है, कि भैया बाद में आप एफआईआर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट वगैरह भेज दिया, ठीक है। Thereafter he shall himself investigate और depute one of his subordinate officer। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, भाई थाना अध्यक्ष कुछ चाहे तो जांच कर सकता है, उसके पास समय नहीं रहता है, पूरे थाने को संभालना है, लाखों लोगों से जुड़ा एक थाना हो सकता है बेटा। तो वो फिर क्या करेगा? वो अपने थाने से जुड़े एक और दूसरे एसआई को या इंस्पेक्टर को आईओ बना के उस जांच पे लगा देगा। मैंने आपसे कहा कि हर आईओ के पास कम से कम 50 से 60 इन्वेस्टिगेशन रहती है, तो रोज ही एफआईआर हो रही है ना, डेली बेसिस पर पेंडेंसी बढ़ रही है, तो वो खुद भी कर सकता है और किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जांच पर लगा सकता है। 176 क्लॉज 3 नया एड ऑन है बीएनएसएस का, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको रेफर कर चुका हूं। सेक्शन 176 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की सूचना संज्ञेय अपराध से जुड़ी है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर, मतलब 7 साल से ज्यादा ऐसा अपराध है, इसकी सूचना दी जा रही है पुलिस वाले को। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ साहब हैं, ही शैल, में नहीं लिखा, ही शैल from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidences in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device। स्टेट गवर्नमेंट को बीएनएसएस एक राहत देता है, कहता है 5 साल में आप इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लो कि आपके यहाँ फॉरेंसिक टीम रहेगी, फॉरेंसिक लैब रहेगी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। 176 क्लॉज 3 कहता है कि जो अपराध 7 साल या 7 साल से ज्यादा पनिशेबल हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऊपर एक मैंडेट है बेटा, कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। क्या मतलब? लिखा है ना, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल, शैल का क्या मतलब होता है? जरूरी है। फ्रॉम सच डेट, मतलब 5 साल के अंतर्गत, जब से बीएनएस लागू हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट जब से इसे लागू कर दे, वो बेटा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, वीडियोग्राफी कराएगा, किसी भी डिवाइस से कराए, मोबाइल फोन से कराए, है ना, ये जरूरी है। 176 क्लॉज 3 अभी भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि बीएनएसएस में लिखा है तभी हो, अभी भी ऐसा होता है, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, तो पुलिस करती है, नहीं भी करती है, ठीक है, सीबीआई वगैरह तो जरूर करती है, ठीक है। लेकिन अब ये एक वेलकमिंग प्रोविजन है 176 क्लॉज 3, लेकिन जब से क्योंकि अब सीआरपीसी, बीएनएसएस, आईपीसी ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करे, इस तरीके की व्यवस्था को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर दे, तभी तो करेगा, नहीं तो कहां से लेके आएगा? लेके थोड़ी ना आएगा दिल्ली बंबई से, नहीं साहब, सही है, प्रैक्टिकल है। एक केस है, बढ़िया केस है, हर किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आप बस ये जान लो कि इसका इस्तेमाल कैसे है। भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को सूचना मिली, पुलिस ऑफिसर ने सूचना दर्ज की, पुलिस ऑफिसर प्रोसीड किया, अकरेंस रिपोर्ट भेज दिया, डीवाईएसपी से पूछ के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लिया। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बेटा सूचना पर ही तो है आधारित, और अप टू लार्जर एक्सटेंट एफआईआर पे आधारित है। ये जो केस है बड़ा महत्वपूर्ण केस लॉ है। मैं पढ़ता हूं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सारंगधर सिंह शिवदास सिंह चौहान, ठीक है, 2011 का है। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट कहती है लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर इज नॉट एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। A police officer is empowered to commence an investigation under section 176 clause 1 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita if there is reason to suspect the commission of cognizable offense। जब ये आया तो बीएनएसएस नहीं था, मैंने एड ऑन कर दिया, आपको समझना है। एसएचओ साहब अपनी जीप से जा रहे हैं, रात का अंधेरा है, अगल बगल झाड़ियां हैं, सुनसान रास्ता है। अचानक एसएचओ साहब के कान में आवाज आती है ढिचकी। एसएचओ साहब गाड़ी से उतरते हैं, कहते हैं देखो भाई आवाज कहां से आई, और 2-3 मिनट के खोजबीन के बाद 2-3 लोग भागते हुए दिखाई दिए। एसएचओ साहब उनके पीछे भागते हैं, उनको तो नहीं पकड़ पाते हैं, एक बॉडी मिल जाती है। एसएचओ साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि अभी जो आवाज आई मेरे कानों में गोली की, किसी की हत्या हुई है। एसएचओ साहब के साथ जितने हमराई थे 5-6 तो चलते ही, आपने देखा होगा। एसएचओ साहब ने कहा कि गाड़ी किनारे लगाओ और प्रॉपर तफ्तीश करो, बुलाओ आसपास के गांव वालों को, प्रधान जी को बुलाओ, सबको बुलाओ। और एसएचओ साहब ने फोन किया, क्या फोन किया, थाने में फोन किया कि देखो इस तरीके का अपराध हुआ है, हत्या हुई है, एफआईआर दर्ज करो। सवाल यह है इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही चालू हो गई। हो सकता है एसएचओ साहब 2 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करवाएं, 5 घंटे बाद करें, या एसएचओ जब उनके पीछे भागे, मतलब जिन्होंने गोली वगैरह चलाई, उधर से रिटेलिएशन हो गया। एसएचओ इधर से गोली चला रहा है, वो उधर से चला रहा है, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है भैया। अपराधियों से मुठभेड़, ये ट्रायल और इंक्वायरी का थोड़ी ना पार्ट है। अब एसएचओ की मुठभेड़ चल रही है, एसएचओ उनके पीछे दौड़ रहे हैं, घोड़े से दौड़ रहे हैं, व्हाटसोएवर कुछ भी हो सकता है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का ही तो पार्ट है। एफआईआर तो बाद में दर्ज होगी, एफआईआर के लिए किसी को बोलेंगे, किसी को भेजेंगे। सवाल यह है कि क्या पुलिस के द्वारा होने वाली इन्वेस्टिगेशन इस बात पर टिकी है कि पहले एफआईआर दर्ज हो फिर इन्वेस्टिगेशन हो? नो, नॉट एट ऑल। मेरे जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं वो और बढ़िया ढंग से इस विषय को अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कई एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है आपके लिए बड़ा रेलिवेंट है। ये जो टॉपिक है, जो हमारा डिस्कशन है, भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिलती है, आप रमेश वाला केस डिस्कस कर लो, भजन लाल का केस डिस्कस कर लो। आज भी हम लोग भजन लाल के केस को कोट करते हैं जब भी हम लोग 482 में जाते हैं, 226 में रिट पिटीशन में जाते हैं हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए। इन सारे केसेस में कहा जा रहा है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं बिना एफआईआर दर्ज किए भी कुछ ऐसे अपवाद से जुड़े, एक्सेप्शन से जुड़े केसेस हो सकते हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा जो हमारा सवाल था, सर्कमस्टेंसेस वेयर पुलिस नीड नॉट इन्वेस्टिगेट। ऐसी भी तो कुछ परिस्थितियां होंगी जहां पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट ही ना करे। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा भैया पुलिस ऑफिसर को सूचना मिली, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सर हो सकता है। अभी मैंने आपको जो केस पढ़ाया सारंगधर का, उसमें मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं केवल एफआईआर पे टिकी हो। मैं अब ये कह रहा हूं कि एफआईआर के बावजूद यह जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, भविष्य है भारत का। भाई मैं मानता हूं जो मेरा देश है भारत, उसको कौन चला रहा है? उसको लॉयर्स चला रहे हैं, लॉर्ड्स का माइंड चला रहा है, वही तो लॉ बनाता है। चलिए, सेक्शन 176, सेक्शन 176 provides following two circumstances in which it may not be necessary for the officer in charge of police station to proceed with the investigation। तो बेटा सेक्शन 176 में हमें ऐसी 2 सर्कमस्टेंसेस मिलती हैं जिनके रहने पर, एग्जिस्ट होने पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जरूरी नहीं कि वो प्रोसीड करे। प्रोसीड क्यों करे? क्योंकि सेक्शन 157 सीआरपीसी कहता है कि आपको जाना पड़ेगा। देखो भाई, मेरे मुंह से
सीआरपीसी इसलिए निकलती है कि कंठस्थ है ना। तो मैं जब बोलूं सीआरपीसी 157 तो आप उससे को रिलेट कर लेना, ठीक है। तो चलो, तो बेटा वो कौन सी दो सर्कमस्टेंसेस है जहां एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है? करना चाहे कर ले, नहीं कर सकता है मतलब एक इनेबलिंग प्रोविजन है। पॉइंट नंबर 1 ए, when the case is not of serious nature and the information as to commission of the offense has been given against any person by name। दो चीजें हैं, जो सूचना दी गई, सेक्शन 176 क्लॉज 1 ए कहता है पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन जुड़ी है कॉग्निजेबल ऑफेंस से। सवाल है इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी है, लेकिन वो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो बहुत सीरियस नेचर का नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, छोटे छोटे अपराध भी संज्ञेय अपराध हैं। आप अपने बीएनएसएस का स्केड्यूल उठा के देख लो भाई, पुलिस को ताकत दी गई है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। अब थेफ्ट का है, थेफ्ट एक संज्ञेय अपराध है। छोटी सी चोरी हुई, अब चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है। अब छोटी सी चोरी है, चलो भाई चोरी तो चोरी अपराध, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो यार मतलब नेम्ड एफआईआर है, नामजद एफआईआर है ना। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, पब्लिक सर्वेंट है, बाल बच्चों वाला है, बड़ा परिवार है, बड़ा व्यवसाय धंधा है, कहां भागेगा। पता चला एक सेठ जी के ऊपर आरोप लगा कि सेठ जी ने 20,000 रुपए की चोरी की। अब सेठ जी की जो छवि है उस शहर में वो कम से कम 50 करोड़ की है, लेकिन चोरी तो कर ही सकते हैं सेठ जी 20,000 रुपए की। अब पुलिस ऑफिसर को लगेगा 20,000 रुपए के लिए सेठ जी भागेंगे तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं हम तुरंत अगर नहीं गए जाएंगे तो 20,000 की चोरी से जुड़ा कोई ऐसा डेवलपमेंट सेठ जी कर जाएंगे। अरे 20,000 रुपए है ना, तो आरोप है, संज्ञेय अपराध का आरोप है, लेकिन छोटा आरोप है और नामजद व्यक्ति के ऊपर है। नामजद व्यक्ति मतलब जरूरी नहीं सेठ जी जैसा कोई व्यक्ति हो, कोई पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, मेरे जैसा कोई मतलब नामी व्यक्ति हो शहर का, आरोप लग गया। आरोप तो लग ही सकता है मेरे ऊपर भी। पुलिस ने कहा अरे कहां जाएंगे, है ना, कहां बनारस छोड़ के जाएंगे। तो जरूरी नहीं इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ही करे, है ना। ये पहला केस है। दूसरा क्या है बेटा, if it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient ground for entering into an investigation, proviso B to section number 176 clause 1। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि सूचना तो दी गई, पुलिस ऑफिसर को सूचना तो मिली, संज्ञेय अपराध से जुड़ी भी है, लेकिन है नहीं सफिशिएंट ग्राउंड, तो ठीक है मत करो इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर दर्ज कर लो। जरूरी थोड़ी ना, यही बात जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है, एफआईआर दर्ज करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि इन्वेस्टिगेशन हो ही। एफआईआर दर्ज करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि अरेस्ट करना ही करना। अरे क्यों करना, क्यों इन्वेस्टिगेट करना, गिरफ्तार करना, ये एक सामर्थ्यकारी प्रावधान है, इनेबलिंग प्रोविजन है। मैं लिख देता हूं, इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब होता है जो किसी अधिकारी को, संस्थान को सामर्थ्य देता है। जरूरी नहीं उस सामर्थ्य का यूज किया जाए, लेकिन पुलिस के पास एक पावर है, एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि अगर पुलिस को लगता है कि जो सूचना दी जा रही है उसमें सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, नहीं करेगी। आपको याद रखना है इन दो केसेस में पुलिस की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि पुलिस अगर चाहे तो वह गिरफ्तार, अरे वह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। हाँ, रीजन ऑर्डर होना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग कि क्यों ऐसा पुलिस वाले को लगा। ऐसा नहीं हो अपने मन मर्जी से कह देगा हमें नहीं लगा, हम क्यों करें, नहीं ऐसा नहीं है। और इंफॉर्मेंट को बताना भी पड़ता है, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है बेटा उसे बताना भी पड़ता है। चलो ठीक है, तो दो सवाल थे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। What provision does BNSS outline regarding police power to investigation? मैंने आपको पढ़ा दिया, रेफरेंस भी दे दिया, केस लॉ भी दे दिया।
दूसरा सवाल था क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ही ना करे, वो भी मैंने आपको बता दिया। दो सवाल आपके इन्वेस्टिगेशन से तैयार हो गए जो एफआईआर से जुड़े थे, जो 157 जो पुराना सीआरपीसी है उससे जुड़े थे, 173, 175, 176। मैंने यह तीनों सवाल बेटा आपको पढ़ा दिया, तीनों सेक्शन आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन नंबर 180 पर। 180 पहले वाला 162 था सीआरपीसी का, ठीक है। मैं आशा करूंगा आसान शब्दों में, उदाहरण के साथ, केस लॉ के साथ, एक कंटेंट के साथ आपको मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवरी की, आप इससे फायदा उठाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो सेक्शन नंबर 180 से जुड़ा है, उससे भी 2-3 सवाल बनते हैं।